हेलो एवरीवन, डियर स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में हम यूनिट 5th के 1 मार्क्स के क्वेश्चंस को देखेंगे, जो कि आपके सेक्शन ए के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। तो यूनिट 5th है आपकी सेमीकंडक्टर फिजिक्स यानी कि अर्धचालक भौतिकी। तो अर्धचालक भौतिकी से आपके 1 मार्क्स के क्वेश्चंस हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ए नंबर का क्वेश्चन है, सत्य असत्य लिखिए, यानी राइट, ट्रू और फॉल्स। तो इसका फर्स्ट नंबर का क्वेश्चन है, अब द्रव्य या अशुद्धि मिलाने पर अर्धचालकों की चालकता बढ़ जाती है, यानी ऑन डोपिंग द कंडक्टिविटी ऑफ द सेमीकंडक्टर इंक्रीजेस। तो आपको बताना है ये कथन सत्य है या फिर असत्य। ठीक है, तो अगर बात कर रहे हैं अर्धचालकों की, तो जब अर्धचालक शुद्ध रूप में मिलते हैं, अपने प्योर फॉर्म में मिलते हैं, तो उनसे चालन का काम प्रॉपर फॉर्म में नहीं लिया जा सकता है, यानी उनकी चालकता बहुत कम होती है। लेकिन जैसे ही आप डोपिंग करते हैं, यानी शुद्ध अर्धचालकों में कुछ अशुद्धि मिलाते हैं, जैसे त्रिसंयोजी अशुद्धि या पंचसंयोजी अशुद्धि, या कह सकते हैं इंग्लिश में आप ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी या फिर पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी ऐड करते हैं, तो तब आपका जो सेमीकंडक्टर है वो एक्सट्रिंजिक सेमीकंडक्टर बन जाता है और साथ ही उनकी चालकता बढ़ जाती है। तो ये स्टेटमेंट आपका क्या होगा? ट्रू, यानी ये एक सत्य कथन है। ठीक है, आपको मैं ये जो 1 मार्क्स के क्वेश्चंस करा रही हूं, अभी तक मैंने यूनिट 1 से लेकर यूनिट 4 तक के करा दिए हैं आपको क्वेश्चंस। तो उसमें से कई सारे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जा चुके हैं और कुछ जो मुझे लगते हैं कि एक्सपेक्टेड हो सकते हैं, और बुक के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वो मैं आपके सामने इन वीडियो में पेश कर रही हूँ। ठीक है, तो सेकंड नंबर का क्वेश्चन यहाँ पर लेते हैं। सेकंड नंबर का क्वेश्चन है आपका, पी टाइप अर्धचालकों में बहुसंख्यक आवेशवाहक इलेक्ट्रॉन होते हैं। इन पी टाइप सेमीकंडक्टर्स मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स आर इलेक्ट्रॉन। तो आपको बताना है ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स। देखिए, ये क्वेश्चन 2015 समर एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, 1 मार्क्स का क्वेश्चन है। तो देखिए, पी टाइप, जैसा कि नाम से ही आपको पता चलता है कि पी मतलब पॉजिटिव टाइप होता है। ठीक है, तो ऐसे सेमीकंडक्टर जिनमें पॉजिटिव चार्ज कैरियर्स हों वो होगा पी टाइप सेमीकंडक्टर। ठीक है, तो अब आपको पता है इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? नेगेटिवली चार्ज होते हैं। ठीक है, तो पी टाइप सेमीकंडक्टर में बहुसंख्यक आवेशवाहक इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं, बल्कि कोटर होते हैं, यानी होल्स होते हैं। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट आपका क्या होगा? फॉल्स होगा, यानी कि असत्य कथन होगा, क्योंकि पी टाइप सेमीकंडक्टर में बहुसंख्यक आवेशवाहक इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं, बल्कि कोटर होते हैं। ठीक है, ऐसे ही अगर आपसे यहाँ पर ये क्वेश्चन पूछा गया होता कि एन टाइप अर्धचालकों में बहुसंख्यक आवेशवाहक कोटर होते हैं, तो वो स्टेटमेंट क्या होता? वो फॉल्स होता। क्यों? क्योंकि एन टाइप सेमीकंडक्टर में नाम से ही पता लग रहा है कि एन मतलब नेगेटिव, तो वहां पर बहुसंख्यक आवेशवाहक यानी मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स हमेशा होंगे इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो पी टाइप सेमीकंडक्टर में बहुसंख्यक आवेशवाहक होते हैं आपके कोटर, यानी कि होल्स, और एन टाइप सेमीकंडक्टर में मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स होते हैं आपके इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, थर्ड नंबर का क्वेश्चन लेते हैं। जर्मेनियम एक अर्धचालक है। ये क्वेश्चन आपका आया है 2016 समर में। ठीक है, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। जर्मेनियम इज अ सेमीकंडक्टर। तो आपने अर्धचालकों के एग्जाम्पल पढ़े होंगे, तो आपको पता होगा कि सिलिकॉन और जर्मेनियम नाम के अर्धचालक सबसे ज्यादा पॉपुलर हैं। ठीक है, तो जर्मेनियम एक अर्धचालक है। ये स्टेटमेंट क्या होगा? ट्रू, यानी कि ये एक सत्य कथन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। 4th नंबर का क्वेश्चन है, अर्धचालक 0 डिग्री सेल्सियस पर कुचालक होते हैं। सेमीकंडक्टर्स आर इंसुलेटर्स एट 0 डिग्री सेल्सियस। ये क्वेश्चन आपका 2019 समर में आया है। ठीक है, तो अर्धचालक 0 डिग्री सेल्सियस पर कुचालक होते हैं, ये स्टेटमेंट आपका बिल्कुल ट्रू है, यानी सत्य है, क्योंकि जो आपके सेमीकंडक्टर्स होते हैं वो लो टेम्परेचर पर इंसुलेटर्स की तरह से बिहेव करते हैं, यानी निम्न ताप पर अर्धचालक आपके कुचालकों की भांति व्यवहार करते हैं। ठीक है, हाँ, रूम टेम्परेचर पर आप कह सकते हैं कि वो थोड़ा बहुत चालन का काम करते हैं। ठीक है, 5th नंबर का क्वेश्चन लेते हैं हम। ट्रांजिस्टर के लिए बीटा इज ग्रेटर देन अल्फा होता है। ठीक है, फॉर अ ट्रांजिस्टर बीटा इज ग्रेटर देन अल्फा।
ये क्वेश्चन भी आपका 2019 समर एग्जाम में पूछा गया था। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि ट्रांजिस्टर के लिए ये अल्फा और बीटा आखिर होते क्या हैं। ठीक है, तो बात करें अल्फा की, तो ये एक तरह का करंट गेन होता है, यानी कि धारा लाभ। ठीक है, धारा लाभ जब आप लेते हैं तो वहां पर आप दो करंट्स का रेशियो लेते हैं, और ये बेसिकली आप बात करते हैं कॉमन बेस एम्पलीफायर के केस में। यानी कि जब आप ट्रांजिस्टर को एज अ एम्पलीफायर यानी आप प्रवर्धक की तरह से यूज कर रहे हैं, तो उसमें जो उभयनिष्ठ आधार प्रवर्धक होता है उसमें धारा लाभ को प्रदर्शित किया जाता है अल्फा के द्वारा। और अगर आपका एम्पलीफायर है कॉमन एमिटर एम्पलीफायर यानी उभयनिष्ठ उत्सर्जक प्रवर्धक, तब उस समय उसका धारा लाभ होता है बीटा। ठीक है, तो होल बात यहाँ पर ये निकालनी है आपको कि बीटा ज्यादा बड़ा होता है या अल्फा ज्यादा बड़ा होता है। ठीक है, तो आप ये पहले ये जान लीजिए कि ये जो बीटा है, ठीक है, बीटा नाम का करंट गेन है, इसकी वैल्यू हमेशा ग्रेटर देन 1 होती है, और अल्फा नाम का जो करंट गेन है उसकी वैल्यू हमेशा लेस देन 1 होती है। तो बीटा 1 से बड़ा होता है, अल्फा 1 से छोटा होता है। तो इससे आप ये निष्कर्ष निकाल सकते हैं, यानी कि दिस इंप्लाइज दैट बीटा विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन अल्फा, यानी बीटा नाम का जो करंट गेन होगा, धारा लाभ होगा, वो अल्फा नाम के करंट गेन से अधिक होगा। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट जो आपका था कि ट्रांजिस्टर के लिए बीटा इज ग्रेटर देन अल्फा होता है, ये स्टेटमेंट आपका क्या होगा, ट्रू होगा, यानी कि ये एक सत्य कथन होगा। ठीक है, अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। 6 नंबर का क्वेश्चन है आपके पास। पीएन जंक्शन डायोड की अवक्षय परत में केवल इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, ये कह रहा है कि पीएन जंक्शन डायोड जिस समय बनता है और उस समय जो डिप्लेशन लेयर बनती है, उस डिप्लेशन लेयर में आपके पास केवल इलेक्ट्रॉन होती हैं। ठीक है, तो आपको ये पता होगा जब पीएन जंक्शन डायोड फॉर्म होता है, ठीक है, ये पी टाइप हिस्सा है, और यहाँ पर अगर संधि है, जंक्शन है, तो वहां पर ये जो दूसरा हिस्सा अगर एन टाइप है, तो जैसे ही पीएन जंक्शन फॉर्म होता है वहां पर बीच में जंक्शन के आसपास एक लेयर क्रिएट हो जाती है। अगर पी टाइप में ये दिखा दें, होल हैं आपके, कोटर हैं, और ये छोटे डॉट आपके इलेक्ट्रॉन हैं, और इधर आपके ये इलेक्ट्रॉन हैं और ये होल्स हैं। ठीक है, तो पी टाइप में मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स कौन होते हैं, कोटर यानी होल्स होते हैं, और एन टाइप में मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स कौन होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो जैसे ही पीएन जंक्शन डायोड बनता है उस समय जंक्शन के पास क्या होता है, यहां से इलेक्ट्रॉन आते हैं, यहां से होल्स आते हैं, दोनों एक दूसरे को न्यूट्रल करते हैं। तो चूंकि यहां से एन टाइप के आपके इलेक्ट्रॉन गए हैं, तो यहाँ पर पॉजिटिव आपके आयंस रह जाते हैं यहाँ पर, और इस साइड आपके नेगेटिव आयंस रह जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर पीएन जंक्शन डायोड जब बनता है तो जंक्शन के पास एक डिप्लेशन लेयर आपकी बन जाती है, जिसे आप हिंदी में कहते हैं अवक्षय परत। ठीक है, अवक्षय परत, इंग्लिश में इसे बोलते हैं डिप्लेशन लेयर। ठीक है, और डिप्लेशन का मतलब होता है एम्प्टीड, यानी खाली, एम्प्टीड ऑफ चार्ज कैरियर्स। कोई भी चार्ज कैरियर नहीं होगा यहाँ पर, कोई भी आपका आवेशवाहक नहीं होगा, यानी कि इलेक्ट्रॉन भी नहीं होंगे और ना ही होल्स होंगे। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट जो आपका यहाँ पर दिया था कि पीएन जंक्शन डायोड की अवक्षय परत में केवल इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये स्टेटमेंट क्या होगा, फॉल्स होगा। ठीक है, यानी कि असत्य कथन होगा, क्योंकि अवक्षय परत में कोई भी चार्ज कैरियर नहीं होता है। डिप्लेशन लेयर मीन्स एम्प्टीड फ्रॉम या एम्प्टीड ऑफ एनी काइंड ऑफ चार्ज कैरियर। ठीक है, उसके बाद 7th नंबर का क्वेश्चन लेते हैं। अर्धचालकों का प्रतिरोध ताप गुणांक ऋणात्मक होता है। सेमीकंडक्टर्स हैव नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। तो ये बताना है आपको, ये कथन सत्य है या असत्य। तो ये कथन आपका एकदम सत्य है। क्यों? क्योंकि अर्धचालकों के केस में आप कभी भी देखेंगे, अगर आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो टेम्परेचर बढ़ाने पर हमेशा रेजिस्टेंस क्या होगा, कम होगा।
ठीक है। तो टेम्परेचर और रेजिस्टेंस में यहाँ पर आपको रिवर्स रिलेशन देखने को मिलेगा। टेम्परेचर के बढ़ने पर रेजिस्टेंस कम हो रहा है, तो यानी आप कह सकते हैं कि सेमीकंडक्टर्स का जो प्रतिरोध ताप गुणांक होता है, जिसे यूजुअली अल्फा से डिनोट किया जाता है, वो क्या होगा, नेगेटिव होगा। यानी टेम्परेचर तो बढ़ रहा है, लेकिन टेम्परेचर बढ़ने पर रेजिस्टेंस क्या हो रहा है, कम हो रहा है। इसके साथ मैंने प्रीवियस वीडियोज में आपको एक बात बताई थी कि जो चालक पदार्थ होते हैं या मेटल्स होते हैं, उनका प्रतिरोध ताप गुणांक हमेशा होता है पॉजिटिव, यानी उनके केस में टेम्परेचर बढ़ाने पर रेजिस्टेंस हमेशा बढ़ता है। प्रतिरोध के ताप बढ़ाएंगे तो प्रतिरोध भी बढ़ रहा है, यानी प्रतिरोध ताप गुणांक कैसा होगा, धनात्मक होगा। लेकिन सेमीकंडक्टर्स के केस में प्रतिरोध ताप गुणांक हमेशा क्या होता है, ऋणात्मक होता है। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट जो इसने कहा है कि अर्धचालकों का प्रतिरोध ताप गुणांक ऋणात्मक होता है, ये एकदम ट्रू स्टेटमेंट है, यानी कि ये एक सत्य कथन है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 8th नंबर का, ट्रू और फॉल्स का लास्ट क्वेश्चन है ये। ट्रांजिस्टर का आधार क्षेत्र पतला व कम अपद्रव्य मिश्रित होता है। द बेस रीजन ऑफ अ ट्रांजिस्टर इज ऑलवेज थिन एंड लाइटली डोप्ड। तो ये स्टेटमेंट एकदम सत्य है, यानी कि ये ट्रू स्टेटमेंट है, क्योंकि जब आप ट्रांजिस्टर बनाते हैं तो आपको पता है उसमें 3 तरह के आपके पास पोर्शन होते हैं। एक होता है उत्सर्जक, दूसरा होता है आधार और तीसरा होता है संग्राहक। यानी कि फर्स्ट साइड का पार्ट होता है एमीटर, बीच का पार्ट होता है बेस और लास्ट पार्ट होता है उसका कलेक्टर। ठीक है, तो जो बेस पोर्शन होता है ट्रांजिस्टर का, वो हमेशा हम बनाते हैं थिन, वो हमेशा पतला होना चाहिए और वो बहुत ही लाइटली डोप्ड होना चाहिए। यानी कि बीच में जो ट्रांजिस्टर के बीच में जो बेस होगा, उसमें हमेशा जो उस सेमीकंडक्टर में जो अशुद्धि मिली होगी वो बहुत ही कम मिली होनी चाहिए। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट आपका क्या होगा, एकदम सत्य स्टेटमेंट है, यानी ये एक ट्रू स्टेटमेंट है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। बी नंबर का क्वेश्चन है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, यानी कि फिल इन द ब्लैंक्स। 9th नंबर का क्वेश्चन है इसमें, शुद्ध अर्धचालक में पंच संयोजी अशुद्धि मिलाने पर डॉट डॉट अर्धचालक प्राप्त होता है। यानी ऑन एडिंग पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी इन अ प्योर सेमीकंडक्टर डॉट डॉट सेमीकंडक्टर इज ऑब्टेन्ड। तो देखिए, शुद्ध अर्धचालक यानी कि जो आपको शुद्ध रूप में मिलते हैं, जिसमें कोई भी अशुद्धि नहीं मिली है, जैसे सिलिकॉन है प्योर, या फिर प्योर जर्मेनियम है, ये शुद्ध अर्धचालक होंगे अगर इसमें आपने कुछ नहीं मिलाया है तब। तो अगर इसमें पंच संयोजी अशुद्धि मिलाते हैं, पंच संयोजी अशुद्धि कौन सी हो सकती है, ऐसे एटम्स जिनकी आउटर मोस्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन होते हैं 5। ठीक है, यानी जिनके पास वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं 5। ऐसे एलिमेंट्स कौन होते हैं, आपके आवर्त सारणी के 5th ग्रुप के एलिमेंट्स होते हैं नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मिथ। ठीक है, ये सभी पेंटावेलेंट इम्प्योरिटीज कहलाएंगी, क्योंकि इनके अंतिम कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है 5। ठीक है, तो जब भी आप पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी को ऐड करेंगे, तो पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी ऐड करेंगे तो देखिए, सिलिकॉन की आउटर मोस्ट ऑर्बिट में होते हैं आपके पास 4 इलेक्ट्रॉन। मैं सिलिकॉन का एग्जांपल ले रही हूँ। सिलिकॉन के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में होते हैं आपके पास 4 इलेक्ट्रॉन। मैं इसको क्रॉस के साइन से दिखा रही हूँ। और अगर हमने पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी ली, मान लीजिए मैंने इम्प्योरिटी ली है आपकी नाइट्रोजन। ठीक है, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मिथ पेंटावेलेंट इम्प्योरिटीज हैं। तो इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 5 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। ठीक है, तो 5 इलेक्ट्रॉन्स में से जो 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, उनको मैं आप सर्कल से दिखा रही हूँ। पहला इलेक्ट्रॉन, दूसरा, तीसरा, चौथा और 5वां। तो एक सिलिकॉन के अंतिम कक्षा में उपस्थित ये 4 इलेक्ट्रॉन तो नाइट्रोजन के एक एक इलेक्ट्रॉन के साथ मिलके बना लेंगे कोवेलेंट बॉन्ड, यानी सहसंयोजक बंध। लेकिन इस नाइट्रोजन का ये जो 5वां इलेक्ट्रॉन है, ये खाली रह जाएगा। ठीक है, तो यहां पर जब भी आप पंच संयोजी अशुद्धि मिलाएंगे सिलिकॉन में या जर्मेनियम में, तो आपके पास क्या खाली रह जाएंगे, इलेक्ट्रॉन्स वहां पर खाली रह जाएंगे, जो कि पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी के इलेक्ट्रॉन्स होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स की अधिकता हो जा रही है, यानी और इलेक्ट्रॉन होते हैं आपके नेगेटिवली चार्ज्ड। तो इस तरह का जो आपका अर्धचालक आपको प्राप्त होगा, वो होगा एन टाइप अर्धचालक
क्योंकि यहाँ पर जो बहुसंख्यक आपको चार्ज कैरियर अब मिल गए हैं वो क्या हैं, इलेक्ट्रॉन्स हैं। बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स आपके पास यहाँ पर मिल जाएंगे और इलेक्ट्रॉन चूंकि नेगेटिवली चार्ज होते हैं इसलिए नेगेटिव का एन वर्ड हम लेंगे तो एन टाइप सेमीकंडक्टर यहाँ पर आपको मिलेगा। ठीक है, तो इस केस में शुद्ध अर्धचालक में जो ये क्वेश्चन इसने पूछा है, शुद्ध अर्धचालक में पंच संयोजी अशुद्धि मिलाने पर कौन सा अर्धचालक प्राप्त होता है, आपको एन टाइप अर्धचालक प्राप्त होता है। ठीक है, ऑन एडिंग पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी इन अ प्योर सेमीकंडक्टर एन टाइप सेमीकंडक्टर इज ऑब्टेन्ड। इसके जस्ट अपोजिट अगर आप शुद्ध अर्धचालक में त्रिसंयोजी अशुद्धि मिलाते हैं यानी कि ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी मिलाते हैं। ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी कौन सी होंगी, ऐसे एटम्स जिनकी आउटर मोस्ट ऑर्बिट में केवल 3 इलेक्ट्रॉन्स हों और ऐसे आपके आवर्त सारणी में थर्ड ग्रुप के एलिमेंट्स होंगे। ठीक है, उनमें से कौन कौन होंगे, आपको अगर आवर्त सारणी ध्यान में है तो उसमें थर्ड ग्रुप में आपको मिलते हैं बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम। ठीक है, तो सपोज अगर आप एल्यूमिनियम को सिलिकॉन में ऐड कर रहे हैं तो एल्यूमिनियम के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 3 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, वो सिलिकॉन के 4 इलेक्ट्रॉन्स में से 3 इलेक्ट्रॉन्स के साथ संयोग कर जाएंगे और एक इलेक्ट्रॉन कोई भी बॉन्ड नहीं बना पाएगा, उसके समीप जो है खाली स्थान रह जाएगा और खाली स्थान को हम कहते हैं कोटर यानी कि होल। ठीक है, तो वहां पर आपका जो आपको सेमीकंडक्टर मिलेगा वो होगा आपका पी टाइप सेमीकंडक्टर, क्योंकि होल्स पॉजिटिवली चार्ज माने जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर पी पॉजिटिव टाइप के चार्ज कैरियर्स की अधिकता है इसलिए वो सेमीकंडक्टर बनेगा पी टाइप। ठीक है, तो एक बार फिर से रिपीट कर रही हूँ, शुद्ध अर्धचालक में अगर आप पंच संयोजी अशुद्धि मिलाते हैं तो एन टाइप अर्धचालक मिलेगा। शुद्ध अर्धचालक में अगर त्रिसंयोजी अशुद्धि मिलाते हैं तो पी टाइप अर्धचालक मिलेगा। ठीक है, यानी ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी ऐड करने पर पी टाइप और पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी ऐड करने पर एन टाइप। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। 10th नंबर का क्वेश्चन है, अर्धचालकों में अशुद्धि मिलाने की प्रक्रिया डॉट डॉट कहलाती है। द प्रोसेस ऑफ मिक्सिंग इम्प्योरिटी इन सेमीकंडक्टर्स इज कॉल्ड डॉट डॉट। तो अर्धचालकों में अशुद्धि मिलाने की प्रक्रिया कहलाती है डोपिंग। ठीक है, अब द्रव्य आप मिश्रित कर रहे हैं तो इस प्रोसेस को आप नाम देते हैं डोपिंग। ठीक है, नेक्स्ट 11 नंबर का क्वेश्चन है, एन टाइप अर्धचालक में बहुसंख्यक आवेशवाहक डॉट डॉट होते हैं। तो अभी तक आपको मैंने काफी इस बारे में बता दिया है, तो आप समझ गए होंगे कि एन टाइप अर्धचालकों में बहुसंख्यक आवेशवाहक क्या होते हैं, वो होंगे आपके इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो इन एन टाइप सेमीकंडक्टर्स इलेक्ट्रॉन्स आर मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स। ठीक है, और अगर पी टाइप अर्धचालकों की बात करें तो पी टाइप अर्धचालकों में बहुसंख्यक आवेशवाहक कौन होंगे, कोटर होंगे यानी कि होल्स होंगे। ठीक है, नेक्स्ट 12 नंबर का क्वेश्चन है, वह उपकरण जो एसी को डीसी में परिवर्तित करता है डॉट डॉट कहलाता है। द डिवाइस विच कन्वर्ट्स एसी इंटू डीसी इज कॉल्ड। उस डिवाइस का नाम है आपका रेक्टिफायर, यानी हिंदी में उसे कहते हैं दिष्टकारी। ठीक है, दिष्टकारी वो डिवाइस है, वो उपकरण है जो एसी को डीसी में परिवर्तित करता है। ठीक है, लेकिन अगर हम इसको डीपली अगर पढ़ेंगे आप तो आपको पता चलेगा कि रेक्टिफायर एसी को डीसी में पूरी तरह से बदल पाने में एक तरह से पूरी तरह से नहीं बदल पाता, यानी पूरी तरह से उसको एसी से डीसी में कन्वर्ट करने में वो सक्षम नहीं होता है। कुछ न कुछ आपके उस डीसी में, डीसी जो आपको करंट मिलेगी, डायरेक्ट करंट जो आपको मिलेगी, उसमें कुछ न कुछ एसी के कंपोनेंट बचे हुए रह जाते हैं, रिपल्स जिन्हें हम कहते हैं, और उन रिपल्स को रिमूव करने के लिए फिर हमें फिल्टर्स लगाने पड़ते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अब रफली अगर ये क्वेश्चन पूछा जाए कभी, वह उपकरण जो एसी को डीसी में परिवर्तित करता है, तो आप लिख सकते हैं कि वो दिष्टकारी होता है यानी रेक्टिफायर होता है। ठीक है, वैसे तो इसकी रियल डेफिनेशन ये बनती है कि एसी, देखिए रेक्टिफायर वो डिवाइस होती है जो एसी करंट की जीरो एवरेजिंग वैल्यू को नॉन जीरो एवरेजिंग वैल्यू में कन्वर्ट करता है। जब हम दिष्टकारी के बारे में पढ़ेंगे, रेक्टिफायर्स के बारे में पढ़ेंगे, तो मैं वहां पर आपको ये चीज अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगी। ठीक है, तो 13th नंबर के क्वेश्चन पर चलते हैं। परम शून्य ताप पर इलेक्ट्रॉनों की संभावित ऊर्जा, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन लिखना चाहिए था, परम शून्य ताप पर इलेक्ट्रॉन की संभावित ऊर्जा डॉट डॉट कहलाती है। द एक्सपेक्टेड एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन एट एब्सोल्यूट जीरो इज कॉल्ड। क्या कहलाती है वो ऊर्जा, उसका नाम क्या होता है? तो उस ऊर्जा का नाम हम देते हैं
फर्मी एनर्जी। ठीक है, तो परम शून्य ताप पर इलेक्ट्रॉनों की संभावित ऊर्जा फर्मी ऊर्जा कहलाती है। ठीक है, इज कॉल्ड फर्मी एनर्जी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका जो 14th नंबर का क्वेश्चन है, ये एग्जाम में आया हुआ था। ठीक है, यहाँ पर इसने पूछा है कि सिलिकॉन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखिए, राइट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ सिलिकॉन। तो आपको सबसे पहले पता होना चाहिए कि सिलिकॉन का एटॉमिक नंबर कितना होता है। तो सिलिकॉन का जो परमाणु क्रमांक यानी कि एटॉमिक नंबर है वो होता है आपका 14 यानी 14। ठीक है, तो सिलिकॉन का परमाणु क्रमांक यानी एटॉमिक नंबर ऑफ सिलिकॉन इज 14। ठीक है, तो अब इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप लिखना चाहें तो इसे आप लिखेंगे, पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, सेकेंड ऑर्बिट में इसकी 8 इलेक्ट्रॉन होंगे और थर्ड यानी आउटर मोस्ट ऑर्बिट में इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। ठीक है, इसी तरह से सपोज आपके लिए अगली बार ये क्वेश्चन पूछा जाए, मान लीजिए जर्मेनियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखिए, तो आपको क्या पता होना चाहिए, जर्मेनियम का पहले परमाणु क्रमांक पता होना चाहिए। जर्मेनियम का परमाणु क्रमांक होता है आपका 32 यानी 32। इसको आप इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरी में 8, तीसरी में 18 और लास्ट आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 4 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो सिलिकॉन हो चाहे जर्मेनियम हो, दोनों ही अर्धचालक की भांति व्यवहार करते हैं और इनकी अंतिम कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, तो 1 मार्क्स के क्वेश्चन में ये पूछा गया था एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये एग्जाम में आया था, 15th नंबर का क्वेश्चन है, पीएनपी ट्रांजिस्टर का प्रतीक बनाइए, ड्रॉ सिंबल ऑफ पीएनपी ट्रांजिस्टर। तो इसको बनाने के लिए आप क्या करेंगे, पहले एक सर्कल बनाएंगे। ठीक है, 3 टर्मिनल दिखाएंगे, ये एमीटर वाला टर्मिनल है, ये कलेक्टर वाला टर्मिनल है और ये नीचे वाला टर्मिनल बेस वाला टर्मिनल है। 3 टर्मिनल होते हैं ट्रांजिस्टर के पास, एमीटर, बेस, कलेक्टर। एमीटर यानी उत्सर्जक, बेस यानी आधार और तीसरा होता है संग्राहक। ठीक है, तो पीएनपी ट्रांजिस्टर जो होता है उसमें ये जो एरो बनेगा आपका वो बनेगा इस ई वाले टर्मिनल से बी की ओर को जाता हुआ एरो। ठीक है, ये है पीएनपी ट्रांजिस्टर का प्रतीक, ये आया था एग्जाम में। ठीक है, 16th नंबर का क्वेश्चन, जैसे पीएनपी ट्रांजिस्टर होता है, ट्रांजिस्टर 2 टाइप के होते हैं मेनली, एक होता है पीएनपी ट्रांजिस्टर, दूसरा होता है एनपीएन ट्रांजिस्टर। तो एनपीएन ट्रांजिस्टर का प्रतीक बनाने को आता है तो आप फिर से एक सर्कल बनाएंगे, 3 टर्मिनल दिखाएंगे, एक एमीटर, दूसरा बेस और तीसरा कलेक्टर। 3 टर्मिनल होते हैं इसके पास। ठीक है, और एनपीएन ट्रांजिस्टर की जब आप बात करेंगे तो बेस से एमीटर की ओर को जाता हुआ एरो दिखाएंगे। ठीक है, ये अगर इस तरह से बनाएंगे तो आपका 1 मार्क्स इसमें कंफर्म होता है। ठीक है, तो ये डायग्राम अच्छे से इसको याद जरूर कर लीजिएगा। सिलिकॉन तथा जर्मेनियम के लिए वर्जित ऊर्जा अंतराल का मान रखिए। 17th नंबर का क्वेश्चन है, राइट फॉरबिडन एनर्जी गैप वैल्यू फॉर सिलिकॉन एंड जर्मेनियम। तो सिलिकॉन के लिए जो वर्जित ऊर्जा अंतराल का मान होता है, ठीक है, वो होता है आपका, यानी कहने का मतलब है जो सिलिकॉन के केस में आप संयोजी बैंड और चालन बैंड के बीच का जो गैप देखोगे, उस गैप की एनर्जी होती है सिलिकॉन के लिए 1.17 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, और जर्मेनियम के केस में जो संयोजी बैंड और चालन बैंड के बीच का वर्जित ऊर्जा अंतराल है उसकी वैल्यू यानी ईजी उसके लिए होता है 0.78 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, तो सिलिकॉन के केस में कंडक्शन बैंड और वैलेंसी बैंड के बीच का फॉरबिडन एनर्जी गैप की वैल्यू होती है 1.17 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और जर्मेनियम के केस में वो वैल्यू होती है 0.78 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 18th नंबर का क्वेश्चन है, सिलिकॉन तथा जर्मेनियम के पीएन जंक्शन डायोड हेतु विभव प्राचीर का मान लिखिए। राइट बैरियर पोटेंशियल वैल्यू फॉर सिलिकॉन एंड जर्मेनियम पीएन जंक्शन डायोड। सपोज आपके पास सिलिकॉन से बना हुआ एक पीएन जंक्शन डायोड है। ठीक है, तो आपको बताना है जब सिलिकॉन का ये पीएन जंक्शन डायोड बना होगा तो उस समय उसके अंदर जो डिप्लेशन लेयर क्रिएट हुई होगी, एक अवक्षय परत बनी होगी, उसका बैरियर पोटेंशियल यानी उसका विभव प्राचीर कितना होगा। तो सिलिकॉन के केस में इस वोल्टेज की वैल्यू V0 होती है 0.7 वोल्ट। ठीक है, जबकि जर्मेनियम के केस में
इस विभव प्राचीर का मान, यानी कि ये जो बैरियर पोटेंशियल है उसकी वैल्यू होती है आपकी 0.3 वोल्ट। ठीक है, तो ये कुछ क्वेश्चन थे जो आपके सेमीकंडक्टर फिजिक्स से रिलेटेड थे। इसमें से कई क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे गए थे और कुछ मैंने एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस बनाए थे। इसके अलावा भी कई तरह के क्वेश्चंस इसमें और बन सकते हैं। जैसे आपसे ये पूछा जा सकता है कि पीएन जंक्शन डायोड को फॉरवर्ड बायस्ड किया जाता है, यानी अग्र अभिनत में जोड़ा जाता है, तो उसमें पी सिरे को किस टर्मिनल से जोड़ते हैं बैटरी के और एन सिरे को किस टर्मिनल से जोड़ते हैं। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन से आपको तभी क्लियर होंगे जब आपने इस चैप्टर को अच्छे से पढ़ा हो, आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो। आशा है ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिएगा, और तब तक के लिए पढ़ते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।